राधा माँ कमरे में जा बैठी। थोड़ी देर बाद तीनों बहुएं भी वहां पहुंच गईं। उन्हें परेशान देख राधा माँ ने अपने अंदर के डर को एक तरफ किया और उन्हें हिम्मत बंधाने लगी। तुम लोगों को तो इस सब की अब तक आदत हो जानी चाहिए थी। यूँ परेशान होने से कैसे काम चलेगा? अगर कुछ करना ही है तो ऊपर वाले से प्रार्थना करो कि ये लोग अपने हर काम में सफल हों और देश के दुश्मनों को सबक सिखाकर वापस लौटाएं। इसी तरह समझा बुझाकर माँ ने तीनों को शांत किया। अगले 2-3 दिन उस घर के लोगों पर बहुत भारी पड़ने वाले थे। रोहन राशि से फोन पर बात कर रहा था और उसे बताया कि आज सारे भाई किसी मिशन पर गए हैं। पता नहीं कितने दिनों बाद बात हो पाएगी उनसे। वो सोच रहा था कि शादी की तारीख को कुछ दिन बाद कर दिया जाए, क्योंकि ऐसे तनाव भरे माहौल में ये सब उसे कुछ सही नहीं लग रहा था। जब घर में सब परेशान हैं, तो कैसे वह अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर ले? राशि, मैं तुम्हारी टेंशन समझ सकती हूँ। तुम अपनी जगह बिल्कुल सही हो। माँ से बात करके देखो, वो जैसा कहेंगी हम वैसा ही कर लेंगे। रोहन, ठीक है, मैं माँ से बात करता हूँ। वह फोन रख अब माँ के कमरे में पहुंचा तो वहां सभी को मौजूद देख थोड़ा शांत पड़ गया। राधा माँ, क्या बात है, कुछ कहना चाहते थे? रोहन उनके पास आ बैठा और झिझकते हुए अपने दिल की बात सभी के सामने कही। यह सुनकर सभी अब चुप हो गए। कुछ समय बाद राधा माँ ने कहा, शादी टालने का मतलब ही क्या बनता है? तुम ये सोचो कि जब तुम्हारे भाई लौट कर आएंगे तो उन्हें कितना खुशनुमा माहौल मिलेगा। वहीं अगर शादी टली तो उन्हें जरा भी अच्छा नहीं लगेगा। ऋषभ की भी तो शादी है उस दिन। तुम्हारे अकेले के फैसले से क्या होता है? साहिबा, माँ सही कह रही हैं रोहन, तुम ज्यादा सोच रहे हो। सब सही होगा। कबीर उन आतंकियों को वहां देखकर दंग रह गया कि ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। क्या इन्हें हमारे प्लान की भनक लग गई है? उन आतंकियों के आगे एक खूंखार किस्म का आतंकी खड़ा था। उसका वहशीपन उसके चेहरे से झलक रहा था। वह आगे बढ़ मुस्ताक के सामने खड़ा हो गया। आपको हमारे आने की खबर तो मिल ही गई होगी कमांडर। मुस्ताक, हाँ, और बहुत बेसब्री से इंतजार था मुझे तुम लोगों के आने का। उसने सभी आतंकियों को एक तरफ तंबू में जाने का इशारा किया और कबीर से बोला, क्यों आरिफ, लगाना जोर का झटका? कबीर हंसने का नाटक करते हुए बोला, हाँ कमांडर, लगा तो जोर से ही है, पर मुझे इन लोगों के यहाँ आने का मतलब समझ नहीं आया। देखिए, मुझे गलत ना समझें, लेकिन हमारे पास पहले से ही राशन कम है। अभी ये सब और यहाँ आ गए, ऐसे में हम इनका कैसे इंतजाम करेंगे? मुस्ताक जोर से हंस दिया, जानता हूँ, इसीलिए तो ये लोग यहाँ आए हैं। कबीर चौंका, मैं समझा नहीं। मुस्ताक, यही तो खुशखबरी है आरिफ। दरअसल फिरदौस की गद्दारी की खबर पाक में बैठे हमारे आका तक पहुंच गई थी। यहाँ के हालातों से वाकिफ होने के बाद उन्होंने खुद ही इन लोगों को हमारी मदद के लिए भेज दिया है। साथ ही हमारे लिए हथियार और पैसे भी भिजवाए हैं। है ना खुशी की बात? अब हमें पैसों की कोई कमी नहीं होगी। इस फंड से हम एक बार फिर काफिरों में दहशत मचा सकते हैं। चलो उन सभी से जाकर मिलते हैं। सोच में डूबे कबीर को लेकर मुस्ताक उन सभी से मिलने चला गया। उधर सुनी को नींद नहीं आ रही थी। वो तो जल्द से जल्द ऋषभ के पास पहुंच जाना चाहती थी, लेकिन ऐसा मुमकिन भी तो नहीं था। उसने राशि को फोन किया। राशि ने देर रात जब सुनी का फोन देखा तो सोच में पड़ गई कि ये इस वक्त क्यों फोन कर रही है। राशि ने जल्दी से कॉल रिसीव की। हेलो सुनी। सुनी, राशि, हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है। राशि, लेकिन बात क्या है? सुनी, तुम्हें पता है, आज यहाँ आकर हमें पता चला कि 14 दिन बाद हमारी शादी है, लेकिन हम ऋषभ सर के अलावा किसी और से शादी कैसे कर सकते हैं? हमने चाचा जी से भी मना किया कि हम शादी नहीं करेंगे, तो वो कहते हैं कि हमारी शादी होकर रहेगी। अब तुम ही बताओ कि हम कैसे किसी और से शादी कर लें, जबकि हमारे दिल में कोई और है। यहाँ कोई हमारी बात ही सुन समझ नहीं रहा है। राशि हंसकर बोली, वैसे यार 14 दिन बाद तो मेरी भी शादी है। इसका मतलब तुम मेरी शादी में नहीं आ पाएगी। सुनी, राशि, हम यहाँ परेशान हैं और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। राशि, अच्छा सॉरी, तू परेशान मत हो।
हम दोनों साथ बैठकर बातें करेंगे चाचा जी से। सुनी, नहीं, कोई फायदा नहीं है। हम कल ही यहाँ से श्रीनगर के लिए निकल रहे हैं। राशि चौंकी, लेकिन क्यों? हमें तो परसों निकलना है ना। सुनी, हम सिर्फ अपनी बात कर रहे हैं। तुम्हें आना है तो तुम चल सकती हो, वरना कोई जरूरत नहीं है। अब हम यहाँ नहीं रुक सकते। यहाँ रुकेंगे तो फिर शादी की बातें होंगी। हमने तय कर लिया है कि कल हम जा रहे हैं और तब तक घर नहीं लौट कर जाएंगे जब तक कि ये लोग हमारी शादी के बारे में सोचना नहीं छोड़ देते। राशि, यार लेकिन क्या ये सही रहेगा? तेरे घर वाले तेरी भलाई के लिए ही तो बोल रहे हैं ना। मैं तो उनकी बात से सहमत हूँ। ऋषभ सर तो निशा से शादी कर रहे हैं, फिर उनकी याद में तू अकेले जिंदगी गुजारने का जो फैसला कर रही है, क्या वह सही होगा? सुनी, ऋषभ सर की जिंदगी के बारे में फैसला लेने का हक उनका है, जो वो ले चुके हैं, और हमारी जिंदगी का फैसला लेने का हक हमारा है। भला वे शादी क्यों नहीं करेंगे? उन्हें हमसे प्यार ही कहाँ था, लेकिन हमें तो है ना, इसलिए हम नहीं करेंगे। राशि यह सोचकर मुस्कुराने लगी कि सुनी कितना ज्यादा प्यार करती है ऋषभ सर को। सुनी, वैसे एक और वजह है हमारे श्रीनगर जाने की। राशि, क्या? सुनी, हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है। आज ऋषभ सर का फ़ोन आया था, लेकिन चाचा चाची जी के पास होने की वजह से हमने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। उनके जाने के बाद जब हमने ऋषभ सर को कॉल बैक किया तो पता चला कि उनका फ़ोन बंद है। तब से लेकर अब तक हमने कई बार ट्राई किया है, पर उनका फ़ोन स्विच ऑफ ही बोल रहा है। हमें समझ नहीं आ रहा कि सर ने आखिर क्यों फ़ोन किया होगा। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? बस यही सोचकर हमारा दिल बैठा जा रहा है। फिर इतने दिन हो गए उन्हें देखे बिना। हमें तो अब और नहीं रहा जा रहा, इसलिए हम कल ही जा रहे हैं। राशि, दरअसल वो अपने किसी मिशन पर गए हैं। रोहन से बात हुई थी मेरी, तो उसने बताया। हो सकता है कि सर जाने से पहले तुझसे बात करना चाहते हों। सुनी यह सुनकर उदास हो गई। वो हमसे बात करना चाहते थे और हमने उनसे बात ही नहीं की। हम फिर भी कल श्रीनगर जाएंगे और उनके लौटने का इंतजार करेंगे। राशि, इस कहानी ठीक है, जैसा तुझे सही लगे। यह ऑडियो केवल कल चलती हूँ श्रीनगर और 2-3 दिन बाद लौट आऊंगी। कुछ और भी बात है क्या? और चैनल पर सुन रहे सुनी, तो इसका सीधा हाँ, मनीष आया था। ऋषभ सर के बारे में बकवास कर रहा था बहुत ज्यादा। हमें गुस्सा आ गया और हमने उसे बहुत मारा। आइंदा शक्ल नहीं दिखाएगा हमें भूलकर भी। इस कहानी को ना सुने। मनीष की हालत पर राशि हंसने लगी। यार वो तो मंदिर का घंटा हो गया है कि जिसका जी चाहे वह बजा रहा है, और वो भी तो मोटी चमड़ी का इंसान है जो बार बार पिटने के लिए कभी इधर तो कभी उधर पहुंच जाता है। वैसे तुमने बिल्कुल सही किया, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। सुनी, अच्छा तुम सो जाओ, काफी रात हो चुकी है, सुबह निकलना भी है फिर। राशि, ठीक है। सुनी फोन रख वापस से सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसकी आंखों में नींद दूर दूर तक नहीं थी। ऋषभ का चेहरा उसकी नजरों के सामने घूम रहा था। वह बस उसे सही सलामत देखना चाहती थी। दूसरी तरफ जंगल में सोल्जर्स की टीम एक निश्चित जगह पर पहुंची। वहां अब 4 टीमें बनाई गईं। देव की टीम ए, ऋषभ की आर, मंजीत की एम और कबीर की टीम वाई, जिसकी कमान उसकी गैर मौजूदगी में जय को संभालनी थी। कबीर के इशारे पर जय की टीम को उसके साथ मिलकर दुश्मनों पर अटैक करना था, और तब कबीर उस टीम को लीड करेगा। ये अलग अलग टीम इसलिए बनाई गई ताकि मुश्ताक के कैंप को चारों तरफ से घेर सकें और आतंकवादियों को भागने का मौका न मिले। फिर कम संख्या में होने की वजह से इन्हें दुश्मन से छुपने में भी आसानी रहेगी। तीसरा एक रीजन यह भी था कि अगर कोई टीम मुसीबत में पड़ती है तो बाकी उसकी मदद कर सकें, या अगर कोई टीम दुश्मनों द्वारा पकड़ी जाती है तो बाकी टीम फिर भी अपने मिशन को अंजाम तक पहुंचा सकें। इस बार पहले और आखिरी हमले में इस आतंकवादी संगठन को खत्म करना ही इनका एकमात्र उद्देश्य था। देव, याद रहे, जब तक कबीर का इशारा नहीं मिल जाता हमें कोई एक्शन नहीं लेना। हमें आतंकवादियों के ठिकाने से दूर ही रहना है ताकि इन लोगों की नज़र हम पर ना पड़े। अगर कबीर इशारा कर देता है तो इनका काम तमाम कर देंगे, और अगर कबीर इशारा नहीं करता है तो उजाला होने से पहले ही हम वापस पीछे हट जाएंगे। अगर उन लोगों में से किसी ने भी हमें देख लिया तो मिशन खराब हो जाएगा। उनकी नज़रों में आए बिना हमें उन पर हर पल नज़र रखनी होगी।
हमारे मिशन में किसी भी तरह की गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। देव ने जय की तरफ मुस्कुराते हुए देखा। छोटे, थोड़ा संभाल कर, फिजूल में अपनी जान जोखिम में नहीं डालना। जैसा कबीर ने तुझे बोला है वैसा ही करना। अभी बहुत कुछ करना है तुझे अपनी लाइफ में। जय, मैं ध्यान रखूंगा। चारों दोस्त एक दूसरे से गले लगे और अपनी अपनी दिशाओं में बढ़ चले। उधर मुस्ताक कबीर को लेकर उन आतंकियों के पास उनके खेमे में गया। लियाकत मुस्ताक के सामने आ खड़ा हो गया और अपने साथी आतंकवादियों को इशारा किया। थोड़ी ही देर में मुस्ताक और कबीर के सामने उन लोगों ने अपने साथ लाए आधुनिक तकनीक से लैस कुछ हथियार और नोटों के बंडलों से भरा एक बैग रख दिया। कबीर को अब कुछ सही नहीं लगा। मानना पड़ेगा लियाकत, बॉर्डर पर भारतीय सेना की इतनी मुस्तैदी के बाद भी तुम सीमा पार से ये सब ले आए। लियाकत ने कबीर की तरफ देखा। आपकी तारीफ? मुस्ताक, ये मेरा खास आदमी है, आरिफ। इसी ने वक्त रहते फिरदौस की पोल खोली थी। तुम इस पर पूरा भरोसा कर सकते हो। यह सुन लियाकत कबीर की तरफ से पूरी तरह से निश्चिंत हो गया। उसने कबीर की तरफ देखा। ओह, तो आप हैं आरिफ, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। वैसे पैसों का इंतजाम तो हमने यहीं रहने वाले अपने कुछ साथियों के जरिए किया है। कल हम उन्हीं के यहाँ रुके थे। और रही बात हथियारों की, तो वो तो हम सुरंग के जरिए लेकर आए हैं। कबीर, अच्छा, जानकर अच्छा लगा कि अभी भी हमारी कुछ सुरंगें भारतीय सेना की नज़रों से दूर हैं। लियाकत खुश होते हुए बोला, हाँ बिल्कुल। मुस्ताक, क्या कोई हुक्म दिया गया है मुझे आका की तरफ से? लियाकत, फिलहाल तो उन्होंने इतना ही कहा है कि हमें एक जोरदार हमला करने की ज़रूरत है कश्मीर में, ताकि लोगों के अमन चैन में खलल पड़ सके और देश की सरकार आर्मी वालों से यहाँ के लोगों का भरोसा उठने लगे। सभी को जताया जा सके कि हम किसी से कम नहीं हैं। काम हो जाने के बाद आका आपको तोहफे के रूप में और पैसे, हथियार भेज देंगे। वैसे वो आपके संगठन में इन दिनों चल रही हरकतों और लगातार मिल रही नाकामियों से नाराज हैं। अगर आप उन्हें खुश करना चाहते हैं तो इस बार कुछ बड़ा करना होगा। इसलिए हम सभी को यहाँ भेजा है आपकी मदद के लिए। मुस्ताक, जरूर, हम लोग अब जल्दी ही कुछ बड़ा करेंगे। कबीर, बिल्कुल सही फरमाया आपके कमांडर ने, लेकिन मुझे लगता है कि पहले इन लोगों को आराम करना चाहिए। सुबह आराम से बैठकर तय करते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे हम इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। लियाकत, फिलहाल इतना वक्त नहीं है आरिफ कि हम उसे यूं ही जाया करें। आका ने कहा है कि फिरदौस की गद्दारी की वजह से जावेद और अनवर पकड़े जा चुके हैं, तो हो सकता है कि अगला निशाना आप हों। इसलिए आपको हर वक्त ऐसे किसी भी हमले के लिए तैयार रहना चाहिए, और ऐसे वक्त में गोला बारूद भी हमारे बहुत काम आएगा। दुश्मन पर हमला करने के बाद हमें नए ठिकाने के लिए निकलना है। मेरे साथ आए कुछ साथी बॉम्ब बनाना जानते हैं। हमें बारूद मिल जाए तो ये काम शुरू कर दिया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके हमारे दुश्मनों को। मुस्ताक लियाकत के इस जज्बे को देख बहुत खुश हुआ। उसने अपने कुछ आदमियों को कहा कि वो लियाकत को बारूद दे दें और इस काम में उनकी मदद करें। कबीर, बात तो सही है, लेकिन हम कुछ दिन महफूज हैं, क्योंकि हम पर हमला करने के लिए उन फौजियों को भी तो तैयारी करने में वक्त लगेगा ना। मुस्ताक, ये भी सही कहा तुमने। हम उनसे पहले ही तैयारी कर लेते हैं, उन्हें मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। लियाकत से कबीर ने बातों ही बातों में उस सुरंग और उन लोगों के बारे में पूछ लिया जिन्होंने उसकी पैसे से मदद की और उन्हें पनाह दी थी। कुछ वक्त बाद लियाकत और उसके साथियों को काम करता छोड़कर मुस्ताक और कबीर बाहर आ गए। मुस्ताक, तुम भी आराम करो, मैं भी चलता हूँ। आज कई दिन बाद सुकून से सोऊंगा। मुस्ताक के जाने के बाद कबीर सोच में पड़ गया, क्या इस वक्त मिशन को अंजाम देना सही रहेगा? कुछ ही देर में आतंकियों की गतिविधियां धीमी पड़ गई थीं। कबीर ने सही मौका देख अपने ट्रांसमीटर से सिन्हा सर को यहाँ के हालातों में हुए बदलावों के बारे में बताने का सोचा, ताकि वे अपनी टीम को आगे बढ़ने से रोक सकें। लेकिन तभी लियाकत उसके पास आ बैठा। वक्त निकलता जा रहा था। कबीर अब परेशान हो गया कि कैसे इस बदलाव के बारे में वो सभी को खबर करे। आखिरकार कबीर ने तय किया कि अब जो भी होगा देखा जाएगा। दूसरी तरफ चारों टीमें अपनी मंजिल के करीब पहुंच रही थीं।